बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कानून शहादत ऑर्डर 1984 का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ डेफिनेशन जो इस ऑर्डर में हमें गिवन है उनको गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता दूं। कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो है वो बेसिकली एविडेंस के बारे में कि कौन गवाही देगा, कितने गवाह चाहिए या किस चीज़ के बारे में गवाही दी जाएगी। या इसमें ये भी रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो गवाही नहीं दे सकते। कानून शहादत ऑर्डर को जो है बेसिकली जो है ना, ये इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे पास पहले ही मौजूद था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उससे जो है इसको रिप्रोड्यूस किया गया है। कानून शहादत ऑर्डर जो है 1984 में जो एविडेंस एक्ट है ना, उसका जो प्रेम्बल था ना वो वेस्टर्न लॉ ऑफ एविडेंस, जबकि अब इसको चेंज करके जो है इसको इस्लामिक कर दिया गया है। जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे पास, ज़ियाउल हक ने ये ऑर्डर पास किया था, जिसमें इसका नाम जो है एविडेंस एक्ट से तब्दील करके कानून शहादत ऑर्डर 1984 जो है वो रख दिया गया था। अब तक ऑर्डर इसलिए कि इसके बाद भी इसे पार्लियामेंट ने रिवैलिडेट कर दिया गया था, इसको वैलिडेट कर दिया था 270 आर्टिकल के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पास है उसके 270 आर्टिकल 270A के तहत जो है इसको क्या कर दिया गया था, वैलिडेट कर दिया गया था। इस एक्ट को जो है एविडेंस एक्ट को तब्दील करने का पर्पस जो था वो हमारे पास ये था कि इसका प्रियम्बल जो था ना वो वेस्टर्न के मुताबिक था। तो इसको जब हमने इसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक लाना था तो फिर हमने इसका प्रियम्बल जो है ज़ियाउल हक साहब ने इनका चेंज करने के लिए, प्रियम्बल चेंज करने के लिए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक लाने के लिए इस ऑर्डर को इंट्रोड्यूस करवाया और इसका प्रियम्बल चेंज किया। और कुछ आर्टिकल्स में भी अमेंडमेंट भी की गई हैं और प्रियम्बल की चेंजिंग के साथ साथ जो है इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो चेंज किए गए, 3, 4, 5, 6, 42, 44, ये तमाम आर्टिकल्स वो हैं जिनमें जो है अमेंडमेंट की गई है। और ये वो आर्टिकल्स हैं जिनमें जो है एविडेंस एक्ट से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी एप्लीकेशन जो है ये एप्लीकेबल कौन कौन सी कोर्ट्स में जो है, अब ये एविडेंस हमारे पास एक ये जो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है ये कौन कौन सी कोर्ट्स में जो है वो एप्लीकेबल है। अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये सिविल कोर्ट में भी एप्लीकेबल है, क्रिमिनल कोर्ट में भी, कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स में भी, जुडिशल कॉजी प्रोसीडिंग्स में भी, ठीक है। ये तमाम में जो है ये क्या कर सकता है, एप्लीकेशन इसकी हो सकती है इंडियन कोर्टों में। काजी जुडिशल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जो मैटर डील्स किए जाते हैं वो काजी जुडिशल के रहते हैं। इसमें एक न्यू वर्ड था काजी जुडिशल जो कि मैंने बयान किया। कानून शहादत जो है हमारे पास जो ये ऑर्डर है ये सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव दोनों ला है। ये था इसका बेसिक सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जिसमें हमारे पास क्या आता है, डेफिनेशंस भी आती हैं और थोड़ा सा और इसका ब्रीफ से थोड़ा सा जो है इसका इंट्रोडक्शन भी आता है। जैसे इसका अगर मैं पढ़ूँ साइड में तो देखें, सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट आती है। पहला आर्टिकल हमारा मोस्टली हमारे पास जो भी लॉ की बुक्स होती हैं उनमें पहला जो आर्टिकल, सेक्शन वगैरह वो मोस्टली यही डील करता है, इन 3 चीज़ों से ही डील करता है। फर्स्ट में हमारे पास शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट आ जाता है। This order may be called the Kanun Shahadat 1984. It extends to the whole of Pakistan and applies to all judicial proceedings in or before any court, including a court martial, a tribunal, or other authority exercising judicial or quasi-judicial power or jurisdiction, but doesn't apply to proceeding before an arbitrator. It shall come into force at once. अच्छा, इसमें आर्टिकल 1 में जो है इसका नाम बताया गया है कि ये कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 है, जो कि पूरे पाकिस्तान में, होल पाकिस्तान में जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी है। पाकिस्तान के तमाम जुडिशल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, पर ये जो है वो एप्लीकेबल है। जो भी बताए गए हैं इसमें, जुडिशल, कॉलेज जुडिशल, कोर्ट मार्शल, क्रिमिनल कोर्ट्स, इन तमाम पे। पर इसमें एक एक्सेप्शन दे दी गई है कि ये किस पर एप्लीकेबिलिटी इसकी जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, वो है आर्बिट्रेटर, सालस पर ये एप्लीकेबल नहीं है। बाकी तमाम पर जिनका मैंने अभी आपको बताया है इन तमाम कोर्ट्स पर ये एप्लीकेबल है। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड आर्टिकल नंबर 2, वो डील करता है हमारे पास चंद डेफिनेशन से। जो डेफिनेशन जो हैं वो हमारे पास
एक दफ़ा इधर बयान कर दी गई हैं, वो अब पूरे ऑर्डर में जहाँ जहाँ वो डेफिनेशंस आएंगी उसका सेम एज़ मीनिंग ले जाएगी, जो कि मैं अभी इस डेफिनेशन में बताया गया है, सेम मीनिंग वही होगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, इसमें हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन जो होती है वो है ए में कोर्ट। कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस। अब कोर्ट में जो है तमाम जजेस और मैजिस्ट्रेट और तमाम पर्सन जो एविडेंस ले सकते हैं। कोर्ट में इन्होंने क्या क्या इंक्लूड कर दिया, तमाम जजेस, मैजिस्ट्रेट और तमाम वो पर्सन जो एविडेंस लेने के अहल हैं, सिवाय आर्बिट्रेटर। इसमें भी एक्सेप्शन किसकी दी है, आर्बिट्रेटर के अलावा तमाम पर्सन जो हैं वो क्या कर सकते हैं, जो भी एविडेंस ले सकते हैं। एनी पर्सन हु इज़ लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, इसमें सिंपली ये कर दिया गया। तो कोर्ट में शामिल है तमाम जजेस, मैजिस्ट्रेट और हर वो शख्स जो एविडेंस ले सकते हैं, सिवाय आर्बिट्रेटर के। एक एक्सेप्शन में दे दी गई है कि साल्स के अलावा, आर्बिट्रेटर के अलावा जो भी लीगली अथोराइज है कि वो एविडेंस ले सके। बी में हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट। means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or mark, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. A writing is a document. Words printed, lithographed, photographed are documents. A map or a plane is a document. An inscription on a metal plate or stone is a document. A caricature is a document. अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स का मतलब इसमें क्या बताया गया, हम एक सिंपली जो है वो पेज को लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन डॉक्यूमेंट का मतलब इसमें बड़ा ब्रीफ करके बड़ा बता दिया गया है कि क्या क्या चीज़ जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में होती है। कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस किया हो किसी भी सब्सटेंस पर, चाहे वो लेटर की सूरत में हो, फिगर की, मार्क्स की, या किसी भी तरह, जिसका पर्पस क्या हो, जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि किसी भी मैटर को जो है ना एट अ टाइम रिकॉर्ड करने का मकसद हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो सबूत के तौर पर पेश की जा सकती हो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी। जितने भी अब हमारे पास जितने भी फ़ोटोग्राफ्स आ जाते हैं वो भी सब डॉक्यूमेंट्स, जो भी फ़ोटो होगी, जो भी फ़ोटोग्राफ्स होंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड कर दिया गया इस डेफिनेशन के तहत। कानून चादर ऑर्डर 1984 की डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन बताई गई है उसमें फ़ोटोग्राफ भी इंक्लूड कर दिए गए। लिथोग्राफ, छाप के लिखा हो, जैसे छाप के लिखते हैं उसको भी इसमें डॉक्यूमेंट्स में, अगर कोई भी ऐसे छाप के लिखा हो तो उसको भी एज अ डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर दिया गया। या कोई भी मैप, नक्शा, या ये तमाम किस में शामिल कर दी गई है, तमाम डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन में शामिल कर दी गई, डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में शामिल कर दी गई। अच्छा, किसी भी मेटल प्लेट पर या स्टोन पर जो है आप क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट करके लिखने से मुराद ये है कि उस पर बड़ी खुरेद कर लिखना, एक चीज़ होती है खुरेद कर लिखा जाता है, तो वो भी किस में इन्होंने शामिल कर दिया, वो भी तमाम चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स में शामिल कर दी गई हैं। यानी डॉक्यूमेंट को इन्होंने पढ़ा, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट, आप किसी दरख्त के किसी उस तने पे लिख देते हैं कुछ, वो भी डॉक्यूमेंट है। किसी पत्थर पर कुछ लिख देते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट सिर्फ एक पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट में ये तमाम चीज़ें जो भी मैटर के तौर पर जो आप पेश की जा सकें, उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप जो है इस्तेमाल करें एट अ टाइम, तो वो तमाम चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो सी है, एविडेंस includes all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. And number 2, all documents produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. अच्छा, एविडेंस जो है ना इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है ना वो क्या है, एविडेंस जो है दो तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है कोर्ट में, एक ओरल और दूसरी डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, एक वो और दूसरी ओरल, ठीक है। कोई भी, अब इसमें पहले इसमें बताई हुई है ओरल बताई हुई है कि ओरल कौन सी हमारे पास एविडेंस कहलाती हैं, और फिर बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम किसे कहते हैं। कोई भी स्टेटमेंट जो ज़ुबानी तौर पर कोई भी जो है विटनेस, गवाह जो है कोर्ट में आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है रिक्वेस्ट पर या कोर्ट की परमिशन पर, कोर्ट उसको परमिट करने के बाद अपनी जो है जितनी भी एविडेंस है वो ओरल वो रिकॉर्ड करवाएगा आके वो पर्सन, तो वो तमाम एविडेंस क्या कहलाएंगी, वो ओरल एविडेंस के ज़मरे में आएंगे।
अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से क्या मुराद है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसमें ये बताया गया जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मैं आपको पहले प्रीवियसली आई हैव कवर्ड, ठीक है। वो जो डेफिनेशन मैंने बताई है उसके मुताबिक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कोर्ट में पेश किए जाते हैं, ठीक है। और कोर्ट उसे एग्जामिन करेगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस के तौर पर पेश किए जाएँ या फिर सेकेंडरी कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए मंगवाए जाएंगे, वो तमाम की तमाम इस एविडेंस की डेफिनेशन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मुताबिक जो है वो क्या कहलाएंगी? अच्छा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये तमाम जो है वो आपको बताया अभी सब क्या है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन जो है वो फैक्ट्स है। फैक्ट क्या है? फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस एंड एनी मेंटल कंडीशन ऑफ व्हिच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। कोई भी चीज़ या स्टेट ऑफ थिंग या किसी भी चीज़ का ताल्लुक जिसे आप क्या कर सकते हैं, अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, मतलब दिमाग में इस चीज़ के बारे में अक्स किया जा सके, किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो आप दिमाग में क्या कर सकें उसके मुतालिक